Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first regarding one virus that has gripped चाइना, और यहाँ पर भी आने की बात है HMPV वायरस के बारे में. ये आप लोगों ने ज़रूर न्यूज़ में सुना होगा कि HMPV वायरस एक न्यू टाइप का वायरस है जो कि इट इज़ इन्फेक्टिंग पीपल. सो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूज़. सेकेंड न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग द डेटा प्रोटेक्शन बिल. ओके, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट बिल. मैं चाहूँगी कि आप इस वाले टॉपिक पे जब हम पढ़ेंगे तो इस पर आप थोड़ा सा फोकस करें. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसका इस साल पूछे जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है. ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन बिल जो है इसके बारे में हमें जानना होगा. एंड थर्ड इज़ ब्लू बेबी सिंड्रोम. ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम. ये सिंड्रोम क्या है? जब पानी में ज़्यादा नाइट्रेट्स हो जाते हैं तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये हो जाता है. ठीक है, तो ये इसका भी पूछे जाने का एग्जाम में पूछा जाने का इसका चांसेस हाई है. दीज टू आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो एक एक करके सारे न्यूज़ को कवर करते हैं. फर्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग द HMPV वायरस. द HMPV वायरस जो है जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने जो है आउटब्रेक हुआ है HMPV वायरस का चाइना में, और इसके लिए इंडिया में जो है बहुत सारा जो है स्ट्रिक्टर नॉर्म्स जो है ये लगाया गया है. और अभी तक मिनिस्ट्री ऐसा कह रही है कि अभी जो सिचुएशन है इतनी ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वरीसम कोई भी टेंशन वाली बात जो है यहाँ पर नहीं है. द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे सेड दैट इट वाज क्लोजली मॉनिटरिंग द एलिजेड आउटब्रेक ऑफ ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इन चाइना. ठीक है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है ये HMPV वायरस का पूरा नाम है और ये चाइना में इसका आउटब्रेक हुआ है. द मिनिस्ट्री सेड दैट वाइल चाइना हैड रिपोर्टेड अ राइज ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस पर्टिकुलरली HMPV, इंडिया हैड नॉट रजिस्टर्ड एनी अनयूजुअल स्पाइक इन विंटर रेस्पिरेटरी डिजीजेस. ठीक है, तो चाइना में जो है बच्चों में स्पेशली आप देखेंगे कि बच्चों में जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया. और चाइना में ये कहा जा रहा है कि ये जो रेस्पिरेटरी जो डिजीजेस है ये HMPV वायरस के कारण हुआ है. ठीक है, ये HMPV वायरस के कारण हुआ है, लेकिन इंडिया में जो है अभी तक ऐसे कोई डिजीज़ जिसमें सिमिलर पैटर्न और काफ़ी हाई नंबर पे जो है वैसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है. 5 years after the COVID pandemic, China is experiencing a surge of HMPV virus, particularly in children under 14 years. 14 साल के बच्चे और उनसे छोटे बच्चों में ये बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है. सिम्टम्स जो बुखार के साथ साथ जो सिम्टम्स होते हैं, निमोनिया वाले सिम्टम्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कफ है, फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है. ठीक है, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस लाइक ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया जो है इसके साथ आ रहा है. ठीक है, The country has seen cases rise in its northern province, Reuters reported. ठीक है, तो northern province जो है चाइना का वहाँ पर ये केसेस सबसे ज़्यादा पाए गए हैं. Cases of HMPV had been reported in 2011-12 in the US, Canada and Europe. Meanwhile, DGHS, that is Director General of Health सर्विसेज अतुल गोयल जी ने कहा है कि ऐसा कोई भी केस अभी तक आया नहीं है. इंडिया में अभी तक फिलहाल कोई भी केस HMPV वायरस का रिपोर्ट नहीं हुआ है. ठीक है, स्पेशल मेडिसिन आर नॉट नीडेड, देर इज़ नो एंटीवायरल ड्रग्स फॉर दिस ऑल्सो. सो स्पेशल कोई मेडिसिन नहीं चाहिए. लाइक कोविड में हमें चाहिए था वैक्सीन जो है वो थोड़े से स्पेशल टाइप के वैक्सीन थे, तो ऐसा कोई हमें वैक्सीन नहीं चाहिए और कोई भी एंटीवायरल ड्रग भी हमारे पास नहीं है. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, द पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ US, HMPV कैन कॉज एन अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज इन पीपल ऑफ ऑल एजेस, स्पेशली अमंग यंग चिल्ड्रन, ओल्डर एडल्ट एंड पीपल विद वीकेंड इम्यून सिस्टम. ठीक है, तो ये जो है ये बीमारी जो है ये ज़्यादातर तो लोगों को उतना ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन जो बच्चे हैं और जो बूढ़े और जिनके कॉम्प्रोमाइज्ड है इम्यूनिटी, जिनकी कॉम्प्रोमाइज है, वो सारे यहाँ पर इन्फेक्टेड होने का उनका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस रहेगा. डिस्कवर्ड इन 2001, HMPV बिलोंग्स टू दी न्यूमोवायरिड. ठीक है, न्यूमोवायरिड न्यूमोविरिडे. ठीक है, न्यूमोविरिडे फैमिली अलॉन्ग विथ रेस्पिरेटरी सिंक्लिटियल virus. ठीक है, RSV. I'm sorry if I'm not able to pronounce the words. These are kind of bigger words to pronounce, so I'm sorry about that. But RSV आप इसे याद रख सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिंक्टियल वायरस. ठीक है, इट्स सिंक्टियल. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिंक्टियल वायरस. ठीक है, ये जो है ये निमोनिया जो है ये कॉज करने के लिए ये जो है ये वाले वायरसेस जो है होते हैं. ठीक है, और ये क्या दिखाया गया है कि ब्रॉडर यूज ऑफ मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग हैज़ एक्सपीरियंस आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड अवेयरनेस ऑफ HMPV एज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. ठीक है, अपर एंड लोअर जो रेस्पिरेटरी पार्ट्स है वहाँ पर ये इन्फेक्शन जो है क्रिएट करता है. अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट, पीपल इन्फेक्टेड विथ यूजुअली विथ
with it usually experience mild symptoms akin to a cold which last about 2 to 5 days and resolve on their own in healthy individuals. Other symptoms include cough, fever, nasal congestion and shortness of breath. तो जो बुखार और जो जुकाम के साथ जो भी सिम्टम्स आते हैं वैसे सिमिलर सिम्टम्स आते हैं, और जो हेल्दी इंडिविजुअल है जिनकी इम्यूनिटी जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है उनके लिए काफ़ी ईजी रहता है, क्योंकि वो जैसे बॉडी फ्लश आउट कर देता है, सिमिलरली यहाँ पर वो इन्फेक्शन को भी फ्लश आउट कर देता है. लेकिन उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम है जैसे बच्चों में, उनका इम्यूनिटी वैसे ही वीक होता है, डेवलप हो रहा होता है, इसीलिए उनका इम्यूनिटी जो है वो वीक रहता है. तो उनमें जो है ये इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है. HMPV इन्फेक्शंस आर माइल्ड एंड रिजॉल्व ऑन देयर ओन विदाउट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट. However, severe infection can occur especially in individuals with pre-existing respiratory conditions or compromised immune system. तो ये लेकिन बीमारी उनमें हो सकती है जो कि जिनके मतलब जिनका इम्यूनिटी वैसे ही कॉम्प्रोमाइज हो, या फिर उनके पास कोई रेस्पिरेटरी इलनेस हो, जैसे एजमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, न्यूमोनिया हो, ठीक है, निमोनिया हो, तो उन पे ये ज़्यादा इफेक्ट जो है ये दिखाएगा. HMPV spread similarly to other viruses through airborne particles produced by coughing and sneezing, physical contact with infected person or handling objects contaminated with virus before touching the nose, eyes और mouth. तो सिमिलर है जैसे वायरस जो है स्प्रेड होता है लाइक कफ करने से, जो है स्नीज करने से, ठीक है. बुखार के वायरस कैसे फैलते हैं, आपने किसी के सामने स्नीज किया और वो वायरस जो है वो चला जाता है. टच करने से, जो कंटामिनेटेड चीज़ है उसको अगर टच करेंगे तो वायरस इन्फेक्ट जो है ये कर देता है. सिमिलर है, ठीक है, HMPV वायरस भी सिमिलर ही है, ठीक है. सो ये आपको टॉपिक होपफुली समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग IT मिनिस्ट्री नोटिफाइज ड्राफ्ट रूल ऑन डेटा प्रोटेक्शन लॉ 6 फीडबैक बाय February 18. तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है ये 2023 में लाया गया था. ये प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसमें ये काफ़ी ब्रॉड तरीके से इसको लाने की कोशिश की गई है, जिसमें हर एक स्टेक होल्डर जो है, यहाँ पर आप अभी देखेंगे हम डेटा प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, डेटा फिड्यूशरीज के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पर बहुत सारे जो है स्टेक होल्डर्स है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है. हर जो भी आपके कोई भी प्रिंसिपल हो या फिर कोई भी स्टेक होल्डर हो, उन सब का यहाँ पर मेंशन जो है वो किया हुआ है. तो यहाँ पर जो है डेटा प्रोटेक्शन जो बिल है इसको टेबल किया गया था, लेकिन इसको हटा दिया गया बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में थरली स्टडी नहीं किया गया, और साथ ही जो है इसमें बहुत सारे लूप होल्स भी थे, ठीक है. तो इसीलिए ये जो है सरकार इसको वापस लेके गई एंड थोड़े बहुत चेंजेस करके फिर से वो टेबल करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, ठीक है. और इसीलिए उन्होंने फिर से एक ड्राफ्ट डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन जो है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स जो है 2025 इसको फॉर्म करने के लिए वो क्या करना चाहते हैं कि 18 तारीख तक जो है कुछ भी अगर हमें इनपुट देना है तो वो एक्सेप्ट करेंगे. वाइल द एक्ट वाज पास्ड मोर देन अ ईयर अगो, द रूल्स दैट विल रिजल्ट इन इन्फोर्समेंट विल thus have been under development and are only now being floated for public consultation. तो यहाँ पर जो है मैंने बताया था कि ये जो बिल जो है वो पास हो गया था, लेकिन ये जो रूल्स है जो कि इसको इन्फोर्स कराएगा, ये रूल्स अभी तक पास नहीं हुए हैं और अब पब्लिक कंसल्टेशन जो है ये चल रहा है February 18 तक. The Digital Personal Data Protection Act provides legal framework for data fiduciaries. अब data fiduciaries कौन है यहाँ पर, जो कि कलेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सनल डेटा. आप कहीं पर भी अपना पर्सनल डेटा डालेंगे वो लोग आपके डेटा fiduciaries हो गए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो टू अ वेबसाइट, कोई शॉपिंग वेबसाइट है, इफ आई गो एंड फिल माई एड्रेस, फिल माई नेम, फिल माई कार्ड नंबर्स, तो दे विल बिकम द डेटा fiduciaries, like because they are collecting my data. And from the data principals, who is the data principal? I am, you are data principal. जो data fill कर रहे, those are data principals, ठीक है, or users, in order to protect the data against misuse and penalize firm that violates data protection principles. उन firms को penalize करने के लिए जो firms आपके data का use कर रहे हैं लेकिन misuse कर रहे हैं, ठीक है. बहुत बार ऐसा होता है कि data चोरी हो जाता है, data selling होता है, मतलब आपको वही चीज़ें दिखाई जाती है बार बार तो competition को मतलब ख़त्म करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है. तो अगर कोई misuse कर रहा है आपका data लेके and then fake पर्सनालिटी जो है वो क्रिएट कर रहा है, बहुत बार ऐसे भी होता है. सो पीनलाइज करना फर्म्स को, मिसयूज के अगेंस्ट भी इसको पीनलाइज करने के लिए ये जो है ये पूरा जो है एक्ट को बनाया गया है. द ड्राफ्ट स्पेसिफाइज द नेचर ऑफ द नोटिस दैट डेटा फिड्यूशरीज मस्ट प्रोवाइड यूजर्स व्हेन कलेक्टिंग दैट डेटा, what data they are collecting, why they are collecting, and fair account of details necessary to enable the data principal to give specific and informed consent of the processing of his or her personal data. तो यहाँ पर क्या है कि आपको पहले तो अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो यू मस्ट टेल देम दैट वी आर कलेक्टिंग योर
data. First, you have to provide the information that yes, we are collecting your data. Second, you have to tell why you are collecting for data. Why are you collecting the data? You have to tell the fiduciary, tell the principals that आपको क्यों डेटा को कलेक्शन जो है वो क्यों करना है, और उसके बाद क्या करना है, आपको ये भी बताना है कि आपने वो जो डेटा है उसको किस तरीके से रखा है, ठीक है, किस तरीके से वो यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहा है, और प्रोसेसिंग ऑफ जो पर्सनल डेटा है वो भी आपको बताना होगा, ताकि जो डेटा प्रिंसिपल्स है वो एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले पाए, एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले पाए. बहुत बार आपने देखा होगा कि आपको बस एक जगह चेक मार्क करना होता है एंड ऑल द डेटा हैज बीन टेकन अवे. तो वो ये है, इसमें बहुत लोगों को पता नहीं रहता कि आप जो ये टिक कर रहे हैं, यू आर सिलेक्टिंग दैट ऑप्शन, दैट मीन्स यू आर कंसेंटिंग देम. तो आपको ये बहुत बार ये रहता है कि लोगों को ये पता ही नहीं होता कि आप जो चेक बॉक्स जो है टिक करके जा रहे हैं उससे आपका डेटा कलेक्शन जो है वो हो रहा है. सो आपको बताना होगा कि आप पर्सनल डेटा आप देने के लिए तैयार है या नहीं है, और साथ ही ये भी बताना होगा कि डेटा कलेक्शन हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ मिसयूज़ हो सकता है, सब कुछ आपको क्लियर रखना होगा. देयर शुड बी अ क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन द डेटा प्रिंसिपल्स एंड द डेटा फिड्यूशरीज. ठीक है. ये ड्राफ्ट स्पेसिफाई करता है ऑफ द नोटिस दैट डेटा फिड्यूशरीज मस्ट प्रोवाइड यूजर्स फॉर कलेक्टिंग देयर डेटा, व्हाट डेटा दे आर कलेक्टिंग, व्हाई दे आर कलेक्टिंग, ये सब जो है बताता है. द ड्राफ्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सो कॉल्ड कंसेंट मैनेजर्स. ठीक है, कंसेंट मैनेजर्स जो है उनके लिए भी ये जो है बनाया, रजिस्ट्रेशन करना है. ठीक है, जो डेटा जो मैनेज कर रहे हैं उन लोगों को भी रजिस्टर करना है. विच वर्क विद डेटा फिड्यूशरी फॉर कलेक्टिंग which work with the data fiduciaries for collecting consent under the specified format from the users. जो कि जो डेटा मैनेजर्स है जैसे कलेक्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ी कंपनी है वही बैठ के डेटा कलेक्ट कर रही है, कोई थर्ड पार्टी को भी वो लोग इंक्लूड कर सकते हैं कि भाई आप आइए हमारे डेटा एनालिटिक्स, ये तो पूरा ही एक पूरा सेक्टर है डेटा एनालिस्ट का. ठीक है, तो आपको डेटा अगर आप ले रहे तो आपको वो थर्ड पार्टी को भी इंक्लूड करना होगा कि किसने किसका डेटा लिया और कौन उसको यूज़ कर रहा है. बिकॉज डेटा अगर आपके पास है, यू कैन सेल इट टू एनीबडी. लाइक इफ आई पे टू ABC ऐप, तो क्या वो XYZ ऐप को नहीं बेच सकता? वो डेटा कलेक्शन तो इनके पास हो रहा है लेकिन बेचा किसी और को जा रहा है. सो इसके कारण बहुत बार ऐसा होता है कि डेटा जो है कलेक्ट हो रहा है फिर किसी और को दिया जा रहा है. तो इस तरीके से बहुत सारा डेटा जो है मिसमैच जो है वो हो जाता है. ठीक है, और बहुत बार ऐसे नेगेटिव भी यूज़ होता है. Subject to certain standards, the government is and its instrumentalities can collect data for the purpose of providing subsidies, benefits. The draft says government यहाँ पर data collect कर सकती है for government taxing purposes, for subsidy के purpose से. data collected for statistical purpose is also exempted. अगर government कोई data collect कर रही है वो exempted है, और अगर statistics अगर कोई data collect कर रही है that is also exempted. ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट को पर्सनल डेटा दे रहे हैं दैट इज एग्जेम्प्टेड, एंड अगर आप कोई स्टैटिस्टिक के पर्पस के लिए भी दे रहे हैं दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड. अ डेटा फिड्यूशरी शैल प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा इन इट्स पोजेशन और अंडर इट्स कंट्रोल बाय टेकिंग रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स टू प्रिवेंट पर्सनल डेटा ब्रीच. तो यहाँ पर क्या है कि जो डेटा फिड्यूशरी है उनको खुद से कंट्रोल जो है ये करना होगा. अगर कोई भी डेटा ब्रीच हो रहा है तो उसको रोकना का काम जो है ये डेटा फिड्यूशरी का रहता है. ठीक है, the rules by providing for technical and operational safeguards within 72 hours of a data breach, the Data Protection Board of India, which is yet to be set up, should be informed. the rules है. ठीक है, अगर कोई भी डेटा ब्रीच होता है तो within 72 hours आपको जो है ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है इनको आपको इन्फॉर्म करना होगा कि डेटा जो है इस तरीके से अगर कोई कुछ अगर हैम्पर हो गया, कुछ कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो आपको इनको इन्फॉर्म करना होगा. इन सर्टन केसेस वेयर ए यूजर इज नॉट यूजिंग एन ई-कॉमर्स प्रोवाइडर, सोशल मीडिया platform or online gaming service anymore for the extended period of a time, the rules say their data must be deleted, very important, after providing 48 hours of advance notice and time to stop the deletions. ठीक है, अगर 48 आवर्स पहले, जैसे आप मैंने किसी एक ऐप को मैंने यूज़ करना बहुत महीने पहले छोड़ दिया, तो मुझे क्या करेंगे वो लोग 48 आवर्स पहले एक नोटिस देंगे कि हम आपका डेटा जो है वो डिलीट कर रहे हैं. ठीक है, तो आपको ये जो है एडवांस नोटिस जो है वो देना है. अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा डिलीशन जो है वो रुक जाए तो आपको एक एडवांस नोटिस जो है देना पड़ेगा, और डिलीट लेकिन कर देना होगा. अगर उनका कोई रिप्लाई ना आए तो यू मस्ट डिलीट दी डेटा. ठीक है, तो ये है हमारा पूरा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसका आने का चांसेस वेरी हाई क्योंकि 2023 से ही न्यूज़ में बना हुआ है, एंड हमने देखा है ट्रेंड में कि
1 साल पुराना नहीं बल्कि 2 साल पुराने न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा फोकस जो है एग्जामिनेशन का रहता है। सीधा आपको पिछले साल का न्यूज़ नहीं पूछ देगा, मतलब आपसे काफ़ी थोड़ा और पुराना न्यूज़ जो है वो एक्सपेक्ट करते कि हम एक्टिव रहे, हमें पता रहे, स्पेशली इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन जो अपने आप में कई ज़्यादा न्यू है और बहुत रेवोल्यूशनरी भी आप इसको कह सकते हैं। इसीलिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, आपको थॉरली इस एक्ट के बारे में जानना होगा। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस मूव टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ इज़ वाटर वूज, जिसको हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। एक्सेस नाइट्रेट जब पानी में घुल जाता है तो उसके कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये होता है। There are two major concerns with excess nitrate content. First, methemoglobinemia, ठीक है, methemoglobinemia और reduced ability of red blood cells to carry oxygen. हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, इसीलिए यू वुड सी द हैंड्स, द फेस, द लेग्स आर रेड इन कलर। लेकिन जब हमारे बॉडी में एक्सेस ऑक्सीजन ही कैरी नहीं होता है तो आप देखते हैं कैसे बॉडी पेल हो जाता है या ब्लू कलर में हो जाता है। तो वैसे टाइप के जो है इश्यूज यहाँ पर बच्चों को देखने को मिलता है, जिसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। मेथेमोग्लोबिनीमिया, ठीक है, मेथेमोग्लोबिनीमिया इज द फुल नेम ऑफ दिस ब्लू बेबी सिंड्रोम, पर इसको हम for ease of purpose we say it blue baby syndrome. The bigger problem is environmental. Once nitrate in the underground rise to the surface, become a part of lakes and ponds, algal blooms throttle the health of एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो देखिए, एक तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो रहा है, सेकंड क्या हो रहा है कि आप जब ग्राउंड वाटर का लेवल जब वो लेक तक पहुंच जाता है, अब लेक से पहुंचने के बाद क्या होगा, लेक पॉन्ड्स में क्या होता है, क्योंकि इट इज़ अ स्टैटिक वाटर, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉटिक वाटर, इट इज स्टेबल इन द प्लेस। ठीक है, एक जगह पे रुका हुआ है तो उसके में क्या होता है, एल्गल ब्लूम होने लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एल्गल ब्लूम ना, इट इज़ नॉट समथिंग जो इंस्टेंटली आपको 2-4 साल में देखने को मिलेगा। एल्गल ब्लूम नीड्स टाइम। ठीक है, अगर आपका हेल्दी पॉन्ड है तो उसको समय लगेगा, कम से कम 60-70-80 साल के बाद एल्गल ब्लूम जो है आपको मे भी देखने को मिलेगा इन अ हेल्दी पॉन्ड। 60-70 भी ज़्यादा बोल दिया, पर 20-25 ईयर्स के बाद आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब नाइट्रेट्स का कंजम्पशन मतलब नाइट्रेट्स जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है तो उसके कारण बहुत ही तेज़ी से बहुत सारा जो है नाइट्रेट्स के कारण बहुत ही ज़्यादा एल्गल ब्लूम्स होता है, विच एसेंशियली किल्स द लेक इकोसिस्टम। पूरे लेक इकोसिस्टम को ये बर्बाद करके रखता है। अदर सिग्निफिकेंट केमिकल कंटामिनेंट्स इफेक्टिंग, इसको हम यूट्रोफिकेशन भी इसीलिए कहते हैं। ठीक है, यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं। जब आपके लेक का डेथ होने वाला होगा तब इस टाइप का प्रोसेस जो है वो आरंभ हो जाता है। ठीक है, कंटेमिनेंट्स अफेक्टिंग ग्राउंड वाटर क्वालिटीज वेयर फ्लूराइड एंड यूरेनियम, फ्लूराइड कंसंट्रेशन एक्सेडिंग द परमिसिबल लिमिट्स वेयर अ मेजर कंसर्न इन राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो यूरेनियम और फ्लूराइड जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है और इन सारे स्टेट्स में और भी ज़्यादा प्रेजेंट है। ब्लू बेबी सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज इन्फेंट मेथेमोग्लोबिनीमिया इज अ कंडीशन दैट कॉजेज द बेबी स्किन्स टू टर्न ब्लू ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन दी ब्लड। क्योंकि नाइट्रेट जब आपके बॉडी में चला जाएगा तो वो जो लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो कैरी नहीं हो पाएगा, अच्छे से कैरी नहीं कर पाएंगे एंड बच्चों जो है दे वुड अपीयर ब्लू। ठीक है, नाइट्रेट कंटामिनेटेड वाटर व्हेन बेबीज अंडर 12 मंथ ओल्ड ड्रिंक फॉर्मूला, जो फार्मूला जो मदर्स जो है बना के देती है विथ विच कंटेन्स नाइट्रेट्स, द बॉडी कन्वर्ट्स द नाइट्रेट्स इनटू नाइट्राइट्स, बॉडी जो है वो कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में। दिस नाइट्राइट्स बाइंड टू हेमोग्लोबिन, द प्रोटीन दैट कैरीज ऑक्सीजन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपर्ली। ये जो नाइट्राइट्स है ये क्या करता है, बाइंड कर देता है आपके हेमोग्लोबिन को और अल्टीमेटली जो है हेमोग्लोबिन बिकॉज इट कैरीज द रेड ब्लड सेल्स और ऑक्सीजन को भी बाद में वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। एल्गल ब्लूम जो है, एल्गल ब्लूम क्या है, एल्गी जो है, पॉपुलेशन ऑफ एल्गी उसका जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसको हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। ठीक है, एल्गल ब्लूम्स कैन बी फाउंड इधर इन मरीन इन्वायरमेंट और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। द फिनोमिनन कैन easily recognized by discoloration on the surface of water, discolored होता है, थोड़ा green color में भी आपको देखने को मिलेगा। It usually occurs due to introduction of nutrients such as nitrogen and phosphorus into aquatic ecosystem। कोई भी अगर नाइट्रोजन या फॉस्फोरस के कोई भी जो चीज़ें केमिकल्स अगर पानी में घोल दिया जाए तो उसमें एल्गल ब्लूम जो है रैपिडली इंक्रीज होने लगता है। एल्गे इज अ टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स
डिसकलरेशन ऑफ द वाटर कैरेक्टराइजेस ए यूनिसेलुलर एल्गल ब्लूम, ठीक है, एक यूनिसेलुलर जो है एल्गल ब्लूम दिखाता है कि जब पानी डिस्कलर होने लगे तो वो क्या होता है, यूनिसेलुलर एल्गल ब्लूम का काम होता है। लेकिन कलरेशन, एक ग्रीन कलर अगर आपको देखने को मिले, दैट इज कॉज ड्यू टू फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी, ठीक है, फोटोसिंथेटिक जो है ग्रीन एल्गी के कारण यहाँ पर हरा रंग जो है आपको देखने को मिलेगा इन दी पॉन्ड्स, ठीक है, लेक इकोसिस्टम में, पॉन्ड इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा। द रेड कलरेशन ऑफ कोस्टल वाटर ऑल्सो नोन एज रेड टाइड इज कॉज बाय डिनोफ्लेगेलेट्स, ठीक है, डिनोफ्लेगेलेट्स जो है ये क्या करते हैं, ये सब कैल्प के फॉरेस्ट होते हैं, ये लाल रंग जो है बिल्कुल दे देते हैं, दीज आर मल्टी सेल्यूलर एल्गल ब्लूम, ठीक है, ये लाल रंग जो है कोस्ट के आसपास आपको देखने को मिलेगा कि रेड कलर जो है ये हो जाता है। और डिनोफ्लेगेलेट्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी एक बार इसके बारे में बोला गया था, दिस इज एल्गी, ओके। डिनोफ्लेगेलेट्स जो है ये इसका ये जो है रेड टाइड्स जो है इसको क्रिएट करता है। रेड टाइड्स मतलब क्या है, पानी जो है उसमें तो ज्वार और भाटा जो है वो आते रहता है, तो जैसे ही वो लाल रंग ऊपर उठता है तो ऐसा लगता है लाल रंग की टाइड आ रही है, तो ये भी जो है एल्गल ब्लूम के कारण होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एल्गल ब्लूम इज सडन इंक्रीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सबसे ज़्यादा जो कारण है वो क्या है, सडन न्यूट्रिएंट्स का जो है इंक्रीज अगर होने लगा तो बहुत ज़्यादा एल्गल ब्लूम होने लगता है, ठीक है। These nutrients are usually introduced into an ecosystem through agricultural runoff। अगर पानी जो है हम नाली में डालेंगे, नाली जो है नदी में जाके मिल जाए, पॉन्ड्स में मिल जाए, ग्राउंड वाटर अगर खींच ले इस टाइप के न्यूट्रिएंट्स, तो उसके कारण क्या होगा, एग्रीकल्चरल रन ऑफ है, ठीक है, ट्यूबवेल आप चला देते हैं, नाली से वो एकदम पॉन्ड में जाके मिल जाता है, तो ये एग्रीकल्चरल रन ऑफ के कारण क्या होता है, एल्गल ब्लूम होता है। सीवेज से रन ऑफ होता है, ऑब्वियसली सीवेज में भी बहुत सारा जो है अनवांटेड बहुत सारे केमिकल प्रॉपर चीज़ें होती है जो कि एल्गल ब्लूम कराती है। एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, लाइक हमारे कारण भी बहुत सारे जो है एल्गल ब्लूम जो है वो होता है। हाउएवर एल्गल ब्लूम जो है नेचुरली भी होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, अगर वो नेचुरली हो रहा है इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ओके, लॉट ऑफ टाइम इट वुड टेक टू हैव अ प्रॉपर एल्गल ब्लूम होने के लिए बहुत समय उसको लगेगा। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण, ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ के कारण, मैन के एक्टिविटीज़ के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका जो प्रोसेस है, एल्गल ब्लूम का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, बहुत तेज़ी से और ज़्यादा ये होते जा रहा है, ठीक है। सो ब्लू बेबी सिंड्रोम, एल्गल ब्लूम, रेड टाइड्स, ये सब चीज़ों के बारे में हमने समझा, ठीक है। ऑल राइट, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.